वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज हम जो पोएम स्टडी करने वाले हैं उस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज़ या बारिश की आवाज़। इसके जो पोइट हैं उन पोइट का नाम है वॉल्ट विटमैन। ओके, इसमें मेन चीज़ क्या है ये हमें देखने की है। मेन चीज़ इसमें जो बारिश है, रेन है, तो रेन इज पर्सोनिफाइड हियर। ओके, रेन का यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। हिंदी में अपन बात कर रहे हैं तो बारिश जो है उसका मानवीकरण यहाँ किया गया है। यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन है वो कॉन्वर्सेशन किसके बीच में है? हियर इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड पॉइट। पॉइट और जो बारिश है उसके बीच में कॉन्वर्सेशन है। ओके, तो हियर इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड पॉइट। तो ये हमें इसमें देखना है। कुछ इसमें हम आर्केइक वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। आर्केइक वर्ड्स कुछ एंशिएंट वर्ड्स हुआ करते थे जिनको आज हम दूसरे चेंजिंग फॉर्म में जो है स्टडी करने लग गए हैं। जैसे यहाँ पर आर्ट, ये पहले आर अपन स्टडी करते हैं उस आर का आर्केइक फॉर्म क्या था? आर्ट था। ओके, और यहाँ पे जैसे दाऊ लिखा हुआ तो दाऊ ये पहले का मतलब आर्केइक वर्ड है ये, और इसका जो आज का फॉर्म है वो होता है यू। तो ऐसे कुछ वर्ड्स का हम स्टडी करेंगे और इसमें विशेष रूप से हम स्पेशली जो है वो पर्सोनिफिकेशन जो है उसका स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी द पॉइंट। फर्स्ट लाइन देखिएगा, एंड हु आर्ट दाउ। ये बात किसने कही है? ये पोइट जो है वो वर्षा से पूछता है। पोइट जो है वर्षा से पूछता है या पूछा उसने कि तुम कौन हो। हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। ओके, said I to the soft falling which strains to tell, give me an answer as here translated. ओके, तो पोइट ने किससे पूछा? बारिश से पूछा। ओके, तो बारिश ने जो है बारिश से क्या पूछा? देखो said I to the soft falling। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब धीरे धीरे गिरती हुई जो बारिश की बूंदें हैं उन बारिश की बूंदों से पूछा। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर का मतलब रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे है ना, उनसे पूछा। विच स्ट्रेंस टू टेल, जो बताने में क्या थी? एक तरह से विचित्र है। बारिश की जो बूंदे सॉफ्ट फॉलिंग शावर है वो बताने में क्या है? थोड़ा विचित्र है। तो वो क्या करती हैं? गिव मी एन आंसर, मुझे उत्तर देती है। किसको कौन उत्तर देता है? पोइट को बारिश की जो बूंदे हैं वो उत्तर देती है। ओके, एज हियर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ पर उसका अनुवाद किया गया है। किसका अनुवाद किया गया है? जो पोइट और रेन, ठीक है ना, बारिश और कवि के बीच में जो बातचीत हुई, जो कॉन्वर्सेशन हुआ, उसका यहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। देखो, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। क्या कहा? किसने कहा? बारिश की बूंदों ने या बारिश ने क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की क्या हूं? कविता हूं। किसने कहा ये? सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की जो आवाज है उस बारिश की आवाज ने कहा, पोइट को कहा। जब पोइट ने उसे पूछा तो बारिश की जो आवाज है उसने क्या कहा कि मैं क्या हूं? आई एम द पोएम, मैं क्या हूं? एक कविता हूं। किसकी कविता हूं? अर्थ की, पृथ्वी की मैं कविता हूं। ओके, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और मैं क्या करती हूं? इटर्नल, चिरस्थायी, हमेशा जो चीज रहती है, शाश्वत कह सकते हैं। आई राइज, मैं उठती हूं, ठीक है ना। इम्पैल्पेबल, जिसको कोई छू नहीं सकता, दैट कांट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता। कहां से? आउट ऑफ द लैंड, लैंड के बाहर जो है, एंड द बॉटमलेस सी, और जो अथाह समुद्र है उससे बाहर जो कोई मुझे छू नहीं सकता, ठीक है ना, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता। मैं इस प्रकार से उठती हूँ। तो बारिश की बूंदों को कौन टच करेगा? बूंदे नीचे गिरेगी तो क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक तरह से बहने लग जाएगी। तो बूंद को टच किसने किया? नहीं किया ना, पानी को टच किया आपने। या मान लो किसी ने भी टच किया तो किसको टच किया? पानी को टच किया। ओके, तो ये कह रही है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रेन इज पर्सोनिफाइड हियर, बारिश को यहाँ पर उसका मानवीकरण जो है वो किया गया है।
तो इसने क्या कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा, और इटरनल आई राइज, शाश्वत रूप से या शाश्वत जो है मैं उठती हूँ, जो किस प्रकार से उठती हूँ, आई राइज इम्पेल्पेबल, जिसको कोई छू नहीं सकता, दैट कांट बी टच्ड, ओके, आउट ऑफ द लैंड, जो भूमि से बाहर मान लो, धरती से बाहर मान लो, या फिर किससे, एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र से जो बाहर है वो मुझे कोई छू नहीं सकता, पानी जो है उसको छू सकते हैं बट मेरे को कोई छू नहीं सकता, ऐसा किसने कहा, ऐसा बारिश ने कहा, किसको कहा, पोइट को कहा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ये बताने में बहुत स्ट्रेंज लगता है, जिस प्रकार से उसने उत्तर दिया ना, तो काफी स्ट्रेंज वाली बात है यहाँ पर, तो उसने कही दिया और ये अभी आपको बताया, तो इसको क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ओके, किसको टच नहीं कर सकते, बारिश की बूंदों को। नेक्स्ट वन देखिएगा, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है ना। अभी और देख लेंगे, अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन, किस तरफ, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग से या स्वर्ग की तरफ कह सकते हैं। वेंस, वेंस मीन्स कहां से, वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यट द सेम, क्या हुआ, स्वर्ग की तरफ जो है एक तरह से अनक्लियरली, वैगली मीन्स अनक्लियरली, अस्पष्ट रूप से जो बना हुआ और पूर्ण रूप से बना हुआ और पूर्ण रूप से परिवर्तित, एंड यट द सेम, फिर भी वैसा ही, क्या वैसा ही, पानी जो है या वर्षा की जो बूंदे हैं उनके बारे में ये बात जो है वो की जा रही है कि ऊपर जो है आकाश की ओर में उठती, ठीक है ना, और जहां से एब्सोल्युटली क्या है, एब्सोल्युटली बट डिफरेंट, फिर भी अनक्लियरली जो है मैं रूप धारण करके और फिर मैं एक तरह से कहाँ जाती हूँ, कहाँ उतरती हूँ, देखो, अपवर्ड टू हेवन, किसकी तरफ, स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर उठती हुई, अस्पष्ट रूप से बनी हुई, पूर्ण रूप से परिवर्तित, और फिर भी मैं उसी अवस्था में, उसी रूप में जो है मैं क्या करती हूँ, आई डिसेंड में उतरती हूँ, डिसेंड मीन्स उतरना, नीचे पड़ना, टू लेव द ड्रॉट्स, टू लेव का मतलब धोने के लिए, स्नान करवाने के लिए, किसको, ड्रॉट्स को, ड्रॉट्स का मतलब सूखा जो पड़ता, अकाल पड़ता है, उनको स्नान करवाने के लिए, उनको धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ, और किसको धोने के लिए, एटमीज, छोटे छोटे जो कण हैं उनको धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ पृथ्वी पर, या डिसेंड में नीचे उतरना, और फिर डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और संसार के जो डस्ट लेयर्स हैं, जो मिट्टी की जो परतें हैं, उन मिट्टी की परतों को, संसार की मिट्टी की जो परतें हैं उन परतों को धोने के लिए, सूखे को धोने के लिए, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ, ओके, और फिर एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, इन सभी में मेरे अलावा, वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबोर्न, और कुछ ऐसे क्या है, कुछ सीड्स भी हैं, सीड्स भी थे, सीड्स का मतलब बीज भी थे, ओनली लेटेंट अनबोर्न, जो अभी छुपे हुए हैं, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, मतलब अंकुरित वो नहीं हुए हैं, अभी धरती से बाहर जो है वो नहीं आए हैं, ओके, तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया इसने, पोइट के और बारिश के बीच में क्या बात हुई है कि मैं ऊपर जो आकाश की ओर उठती हूँ, ऐसा भी बताया था आपको, अपवर्ड टू हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग या आकाश, और वहां से मैं बिल्कुल अलग, लेकिन बिल्कुल अस्पष्ट रूप से अपना फॉर्म बना करके, अपना रूप जो है उसको बना करके, और मैं संसार के जो ड्रॉट्स हैं, सूखा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, और छोटे छोटे जो कण हैं, ओके, और जो डस्ट है, डस्ट की जो सतह है उनको धोने के लिए, उनको भिगोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ, और उनमें भी और कुछ भी है, वो क्या है, वो सब मेरे बिना, बीज जो है बीज रूप में ही छुपा हुआ है, और वो अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी बता रहे हैं यहाँ पर, बारिश ही कह रही है कि जो कुछ भी है वो सब जो है मेरे बिना बीज रूप में छिपा हुआ मान लो, और अभी क्या रहता है, वो अजन्मा ही रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि बिना बारिश के किसी भी चीज को, किसी भी सूखा जो क्षेत्र है
उसको अपन भिगो नहीं सकते, उसको अपन धो नहीं सकते। एटमीज हैं, कण जो हैं, उन कणों को हम क्या नहीं कर सकते, भिगो नहीं सकते, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या नहीं कर सकते हम, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ये तो बता दिया मैंने। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, जो कुछ भी है वो एक तरह से छुपा हुआ है अभी। क्या छुपे हुए हैं, जो बीज हैं वो भी मेरे बिना छुपे ही रहते हैं। ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, वो मेरे बिना जो है एक तरह से छुपे हुए रहते हैं, मतलब मैं उनको धो नहीं सकती। कहने का मतलब मैं बारिश के रूप में नीचे जब आऊंगी तो अभी वो नीचे हैं, मेरे द्वारा उन पर जब एक तरह से बूंद या बूंद के रूप में मैं जब वहां जाऊंगी उन बीजों के पास में, तो मेरे नीचे गिरने से ही उनमें अंकुरण होगा, वो अंकुरित होंगे। लेकिन अभी क्या है, वो छुपे हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बट वो क्या है, छुपे हुए हैं। यहां बता रखा है लास्ट लाइन में कि वो सब जो है मेरे बिना बीज रूप में अभी जो है छिपा हुआ है, और वो अभी अजन्मा रहता है, या उसका भी जन्म नहीं होता है। ये बात जो है इसमें बताई गई है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसकी बात करते हैं, देखिएगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। फॉर एवर, हमेशा। बाई डे एंड नाइट, दिन और रात। क्या हुआ, दिन और रात क्या होता है, आई गेव बैक लाइफ, मैं जो है जीवन मैंने उनको दिया है, किसको, टू माई ऑन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पन्न करने वाला, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको सुंदर बनाने के लिए और पवित्र बनाने के लिए जो है मैं क्या करती हूँ, दिन रात जो है मैंने क्या दिया है, आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। मेरा जो खुद का ओरिजिन है उसको मैंने एक तरह से क्या दिया है, आई गेव बैक लाइफ, मैंने उसको लाइफ दी है या जीवन दिया है, ठीक है। तो ऐसा इसमें नेक्स्ट स्टेंजा में जो है वो बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है वो देखिएगा। इसमें ये बताया गया है कि वर्षा ये कहती है, जो अभी बताया था आपको, कि लगातार जो है मेरे जो लाइफ के या जन्म के जो स्रोत हैं उनको मैं एक तरह से वापस जीवन देती हूँ, और इसे साफ और सुंदर जो है वो मैं बनाती रहती हूँ। और उसके बाद जो है मैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ओरिजिन से निकल करके और कंप्लीटनेस को प्राप्त करके, और इधर उधर जो चलता हुआ, चाहे उस पर ध्यान दिया जाए या नहीं दिया जाए, अवश्य ही वो प्रेम के साथ वापस आता है। ये इसमें बता रखा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो, यहां पर पर्सोनिफाइड की बात कर रहे हैं, यहां पर सेड आई, ये तो पॉइंट है खुद। टू द सॉफ्ट फॉलिंग विच स्ट्रेंथ्स टू टेल गिव मी एन आंसर, वो मुझे आंसर देती है। अब वो मुझे आंसर देती है, कौन देती है, सॉफ्ट फॉलिंग सावर आंसर देती है। तो क्या सॉफ्ट फॉलिंग सावर, जो धीरे धीरे गिरती हुई जो बूंदे हैं वर्षा की, क्या आंसर दे सकती हैं, आंसर तो कोई ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन वर्षा की बूंदों को पर्सोनिफाइड किया गया है, ये हमने इसमें स्टडी किया है। थोड़ी सी इसकी कुछ लाइंस और हैं, उन लाइंस को हम एक बार बाद में स्टडी करेंगे। एक बार इस स्टेंजा को देख लें, फिर उसके बाद हम इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा लास्ट लाइन हम स्टडी कर लेंगे। तो एक बार इस स्टेंजा को यहाँ तक देख लो। क्या, एंड हु आर दाउ, हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, ये पोएट ने पूछा है, किसको, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग, सॉफ्ट फॉलिंग सावर मीन्स वर्षा की जो बूंदे हैं, सॉफ्ट फॉलिंग सावर साथ में है, तो वर्षा की बूंदे जो नम छोटी छोटी वर्षा की जो बूंदे हैं उनको मैंने पूछा कि तुम कौन हो। स्ट्रेंथ टू टेल, बताने में एक तरह से क्या है, विचित्र है। गिव मी एन आंसर, वो मुझे आंसर देती हैं। एज हियर ट्रांसलेटेड, और उस आंसर को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। ओके, क्या ट्रांसलेट किया गया है, आई एम द पोएम, मैं क्या हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं वर्षा जो है, वर्षा ये कह रही है, किसको कह रही है, पोइट को, कि मैं क्या हूं, मैं पोइम हूं, किसकी, पृथ्वी की। किसने कहा ये, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की जो आवाज है उसने कहा। इटरनल आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं जो है एक तरह से शाश्वत रूप से या शाश्वत जो है
मैं इस प्रकार से उठती हूँ कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता आउट ऑफ द लैंड, लैंड से बाहर, और बॉटमलेस सी, और जो समुद्र अथाह समुद्र है, ठीक है ना, उससे बाहर मुझे कोई छू नहीं सकता, ठीक है ना। इस प्रकार से पोएट ने ये बताया है। और यहाँ पर जैसे अपन टेंस की बात करें, से बाकी को और बाद में कर लेंगे। यहाँ पर जैसे सेड आई तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर टू इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। गिव मी एन आंसर, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, मुझे उत्तर देती है वो, ठीक है। और आई एम द पोएम, यहाँ पर एम का यूज मैन वर्ब के रूप में हो गया। यहाँ पर फिर सेड जो ये पास्ट टेंस के रूप में हो गया, सेकंड फॉर्म, ठीक है। और आई राइज यहाँ प्रेजेंट सिंपल हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये हमने टेंस का यूज यहाँ देखा है, ठीक है। तो हमें वन बाय वन जो है, लाइन टू लाइन हमें इनका ट्रांसलेशन देखना है, ताकि फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के रूप में हमने किसको पढ़ा है, वॉइस ऑफ द रेन या बारिश को हमने पर्सोनिफिकेशन के रूप में स्टडी किया है। आपको इसको बिल्कुल क्लियरली जो है वो स्टडी करना है, और कॉन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा है उसको विशेष आपको देखना है, तभी हमें क्या समझ में आएगा, हमें फिर इसका जो पर्सोनिफिकेशन है, फिर किसका मानवीकरण किया गया है, वो हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बाद में जो है इसकी 2 और 3 लाइन्स जो हैं वो और बची हुई हैं, उनका हम यहाँ पर स्टडी जो है वो करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसकी लास्ट जो लाइन्स हैं उनको देखते हैं। इसमें क्या बता रखा है, यहाँ पर बारिश और जो एक सॉन्ग होता है उसका यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि सॉन्ग की जो नेचर है वैसे ही वर्षा की नेचर भी होती है। कैसे? फॉर सॉन्ग, सॉन्ग के लिए इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, सॉन्ग जो होता है जो अपने बर्थ प्लेस से, जहां से सॉन्ग का ओरिजिन होता है, ठीक है ना, वहां से वो क्या करता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, रैग्ड और अनरैग्ड, सॉन्ग जहां से उत्पन्न होता है वो उसी अवस्था में वापस चला जाता है, कंप्लीट अपना जो काम करके या कंप्लीशन उसका होकर के, चाहे उस पर ध्यान दिया गया हो, रैग्ड का मतलब ध्यान देना, और अनरैग्ड का मतलब जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, चाहे ध्यान दें या नहीं दें, ड्यूअली विद लव रिटर्न्स, वो वापस जो है प्रेम के रूप में या अवश्य ही जो है प्रेम के साथ अपने बर्थ प्लेस पे, अपने ओरिजिन पे पहुंच जाता है। वैसे ही वर्षा जो है उसका ये चक्र होता है, वर्षा जहां से एक तरह से बूंदें गिरती हैं या उठती है अपने ओरिजिन से, ठीक है ना, तो वो घूम फिर करके वापस है, वो नेक्स्ट टाइम जब होगी तो वापस अपने ओरिजिन से ही आएंगी। ऐसा नहीं कि बारिश जो है वो मैदान में आ गई एक बार फिर वापस जो है मैदान से उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं। जहां से उसका ओरिजिन है, चाहे ओरिजिन पहाड़ों से है तो पहाड़ों से ही वापस होती हुई जो है वो वर्षा अपने स्थान पे आएगी, ठीक है ना, और वापस नेक्स्ट टाइम जब होगी तो वापस वहीं से आनी है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों का एक तरह से क्या बताया गया है, एक कंपेयर बताया गया है कि क्या कंपेयर बताया गया है, दोनों का चक्र सेम होता है। क्या चक्र सेम होता है कि सॉन्ग जो होता है वो अपने ओरिजिन से निकलकर, अपने बर्थ प्लेस से निकल करके और कंप्लीशन को कंप्लीट करके या कंप्लीशन को प्राप्त करके इधर उधर एक तरह से घूमता हुआ, चाहे उस सॉन्ग पर किसी ने ध्यान दिया चाहे सॉन्ग पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो डेफिनेटली जो है प्रेम के साथ वापस आ जाता है। कौन? सॉन्ग। वैसे ही जो ये वर्षा है उसका भी यही चक्र होता है कि वो अपने ओरिजिन से भाप के रूप में ऊपर उठ करके और बादलों के रूप में इधर उधर घूमती है, और घूम करके और जल की जो बूंदें हैं उनके रूप में प्रेम सहित जो है वापस वो धरती पर आ जाती है। तो ये दोनों का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताया गया है कि दोनों में एक सेमनेस है या दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कोई टेंस जो है वो ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर जैसे माने तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन हो गया लव, सॉरी विद, और यहाँ पर ये भी जो है प्रेपोजिशन ही है, फॉर जो है वो भी एक तरह से प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर ऐसा कोई विशेष नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल बारिश और एक सॉन्ग जो होता है उसके बीच में कंपेयर किया गया है कि बारिश और सॉन्ग के बीच में ये कंपेयर है कि दोनों की जो नेचर होती है, दोनों की नेचर वो सेम होती है। किसकी? सॉन्ग और जो बारिश है दोनों की नेचर क्या होती है? सेम होती है। ओके, यहाँ पर ये चीज इसमें बताई गई है। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया,
फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से निकल करके और अपनी कंप्लीशन को प्राप्त करके और वापस कहाँ जाता है वो, चाहे वो उस पर ध्यान दें चाहे उस पर ध्यान नहीं दें, वो अवश्य ही जो है प्रेम के साथ वापस अपनी मुख्य जो स्टेट है या मुख्य जो अवस्था है उसके अंदर वो पहुंच जाता है। वैसे बारिश की जो बूंदें हैं या बारिश जो है वो भी कहाँ आती है वापस, वो वहीं आती है, कहाँ पर आती है, वो आती है भाप के रूप में ऊपर उठ करके और एक तरह से क्लाउड्स के रूप में इधर उधर घूमना, और उसके बाद में जो एक तरह से जल की जो बूंदें हैं, ठीक है ना, वाटर ड्रॉप्स हैं, उसके रूप में प्रेम सहित जो है या विद लव जो है वो वापस कहाँ आ जाती है, वापस वो पृथ्वी पर आ जाती है। ऐसा इसमें बता रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने बारिश का पर्सोनिफिकेशन देखा है, ठीक है ना। और वैसे देखा जाए तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम वाली कोई बात नहीं है, राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है, विदाउट राइम स्कीम वाली ये पोइम है। तो ये हमें इसमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, अभी ऊपर जो आया था आर्ट और दाउ, वैसे ये वेंस भी जो है मतलब कहाँ से, तो ये भी क्या है, एक तरह से आर्केइक वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्केइक वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एंशिएंट इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनका यूज यहाँ पर पोइम में जो है किया जाता है। दूसरी बात, पोइम की एक विशेषता और होती है कि पोइम में लिटरल मीनिंग बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिटरल मीनिंग की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे लेव, टू लेव, इसका मतलब क्या होता है, धोना, वैसे धोना। दूसरे रूप में क्या आ गया, स्नान करवाना, करना, स्नान करना। एक इसका और है, यहाँ इसका मेन मीनिंग जो है वो है भिगोना। क्या है इसका मेन मीनिंग, भिगोना है। तो यहाँ पर ये सेम वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग है वो सेम नहीं होता है, ठीक है ना। मीनिंग इसके रूप में, पोएम के रूप में इनका मीनिंग कुछ अलग होता है और रियल में जो है इनका मीनिंग कुछ अलग होता है। तो ये हमें विशेष ध्यान देने की बात है ये। तो ये इसमें क्लियरली जो है ये पोएम के बारे में यहाँ पर या पोएम में हम स्टडी कर रहे हैं कि रियल मीनिंग जो है वो नहीं होता है, इसका कोई भी जो वर्ड्स है ना उसका रियल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये ऑपोजिट है, रेक्ड और अनरेक्ड, दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं, या इसको हम दूसरे टेक्निकल वर्ड्स में एंटोनिम भी कह सकते हैं। यहाँ पर जरूरी है रिटर्न्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है, एस का यूज इसमें किया गया है, ठीक है ना। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एस का यूज कहाँ किया जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में हम बार बार स्टडी करते हैं, उसके बाद भी हम कई बार उसका यूज है उसको गलत कर देते हैं। एक बार फिर से उसको रिवाइज करता हूँ। ये एस, ई एस और आई ई एस, इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो रूल होता है वो क्या होता है और उसको हमें कैसे ध्यान में रखना है, इसका यूज कैसे करना है। देखो इसमें एस और ई एस और आई ई एस, इनका यूज हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में करना होता है और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में जो वर्ब यूज में आती हैं उनके साथ हम एस, ई एस और आई ई एस का यूज करते हैं। एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान पड़ जाए रियली में कि इनका यूज हम गलत क्यों करते हैं या गलत कैसे होता है, तो हमें इसके जस्ट बाद में जो है इनको सही हम यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे ई एस का। ई एस का यूज कहाँ होता है, किन वर्ब्स के साथ में होता है, यदि किसी वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, ठीक है ना, ओ, एक्स, जेड और डबल एस, ये यदि किसी वर्ब के एंड में आते हैं, मतलब इनमें से कोई भी लेटर यदि किसी वर्ब के एंड में आ जाता है, क्रिया के अंत में आ जाता है, तो उसके साथ हम, उस वर्ब के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, ईएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, उसके साथ में ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद में आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आईईएस की। तो आईईएस में क्या होता है देखिएगा, यदि किसी वर्ब के एंड में वाई होता है, क्या होता है, वाई होता है, और वाई से पहले, वाई से पहले क्या होता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वावल,
और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, वो उनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट वाई से पहले होता है तो हम क्या करते हैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म के रूप में उस वाई को हटाते हैं और आई ई एस का यूज वहां कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में वर्ब है फ्राई, ठीक है ना। अब इसके एंड में क्या है वाई है ना, और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है आर। तो हम क्या करेंगे इसमें जब भी आई एस जोड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे हमें इसमें क्या करना है आई ई एस जोड़ना है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है वाई तो हट जाता है और फिर ये ऐसे बन जाता है एफ आर आई ई एस। क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो एस, अब बात करें हम एस की, ई एस की बात कर ली और उसके पहले हमने किसकी बात कर ली, इसके जस्ट बाद में हमने ई एस आई ई एस की बात कर ली। अब हम बात किसकी करेंगे एस की। तो ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए। एक बार रिपीट करते हैं इसको। किसी वर्ब के एंड में एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस, ये यदि किसी वर्ब के एंड में आते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो भी वर्ब फॉर्म आती हैं उनके साथ हमें क्या ऐड करना है, उसके साथ हमें ई एस ऐड करना है। ओके। दूसरा रूल ये है यदि किसी वर्ब के एंड में वाई हो, क्या हो वाई हो, एंड में क्या होना चाहिए वाई होना चाहिए और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ सकता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे उस वाई को तो वहां से हटाएंगे और जब उसमें आई ई एस जोड़ेंगे तो वाई तो हट जाएगा और जो भी वर्ड है वो बन जाएगा एफ आर आई ई एस, ऐसे बन गया। मान लो वाई को हटा दिया तो क्या बचा एफ आर फिर आई ई एस, फ्राइज बन गया। ऐसे और भी जो वर्ब आती है जैसे मान लो क्राई है, ठीक है ना, ड्राई है, ऐसे कुछ और भी वर्ब हैं तो उनके साथ हम ऐसा करेंगे या वाई जोड़ेंगे और आई वाई जो है एंड में होगा और आई ई एस उसमें लगाएंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग रूल। तो फिर वाई एस जुड़ करके इस प्रकार से वर्ब बन जाएगी। अब बात रही एस की। अब जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं इनके अलावा जो वर्ब्स होती हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती हैं, ही सी इट और कोई भी सिंगल नेम, उसके साथ जब कोई वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो उसके साथ में हम क्या जोड़ते हैं एस जोड़ते हैं। ओके। ये हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एस ई एस और आई एस वाला जो रूल है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो भी फॉर्म आती हैं उनके साथ ही लगता है, उनके साथ ही अप्लाई होता है। यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आ गई उनके साथ में अगर ऐसा होता है तो ये रूल वहां यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल। वर्ब चाहे वो हो कोई दिक्कत नहीं है बट सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए इनके साथ में सिंगुलर होना चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो ये रूल वहां काम नहीं करेगा। ये रूल केवल और केवल कहाँ काम करेगा जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे और उन वर्ब्स के एंड में इस प्रकार से ये लेटर इनमें से कोई भी लेटर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एस ई एस और आई एस की बात है वो हमने कंप्लीट की। तो ये हमें नेक्स्ट टाइम जो है इसका यूज हमें गलत जो है वो नहीं करना है। यदि नेक्स्ट टाइम गलत यूज करेंगे तो इस प्रकार जो है ये रूल हमें गलत ही यूज करना होगा और गलत यूज करेंगे तो एग्जाम में जो है अकॉर्डिंग टू रूल हमारे मार्क्स भी रिडक्शन में आएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो आज हमने पॉइंट कौन सा स्टडी की द वॉइस ऑफ द रेन और इसके पॉइंट कौन है वॉल्ट विटमैन। तो बहुत अच्छा पर्सोनिफिकेशन हमने यहाँ देखा किसका पर्सोनिफिकेशन है यहाँ बारिश का या वर्षा का रेन का पर्सोनिफिकेशन है और कॉन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है पोइट और किसके बीच में बारिश के बीच में रेन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और लास्ट में यहाँ पर जो एक तरह से कंपैरिजन किया गया किसके बीच में सॉन्ग और बारिश जो है उसके बीच में यहाँ पर हमें कॉन्वर्सेशन या कंपैरिजन कह सकते हैं वो किया गया, ठीक है ना। सॉन्ग की वही कंडीशन है और बारिश जो है उसकी भी वही कंडीशन है तो दोनों की सेम जो कंडीशन है उसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन जो हुआ वो पॉइंट और बारिश की बूंदों के बीच में हुआ या बारिश के बीच में हुआ और इसके बाद में कंपैरिजन जो हुआ वो सॉन्ग और किसके बीच में हुआ सॉन्ग और बारिश के बीच में कंपैरिजन हमने यहाँ किया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, स्टडी करके इसके जो भी हार्ड वर्ड हैं उनका आप उनको लर्निंग में लेंगे। अपनी जो फेयर कॉपी है उसके अंदर आप इनको एक तरह से लिखेंगे, याद करने के तरीके से लिखेंगे, लर्निंग के हिसाब से, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। और जितने भी स्टेंजाज हैं पूरी जो पोएम है
उस पोइम का आपको ट्रांसलेशन करना है, फिर कॉपी में ट्रांसलेशन भी करना है। तो ये विशेष ध्यान देने की इसमें बात है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लर्निंग करनी है पोइम की हमें। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट पोइम और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप ढंग से स्टडी करें, हैप्पी रहें, सेफ रहें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट video. Thank you very much. Have a nice day, have a good day, stay home, stay safe.